Sai Ram to all of you. सभी को मेरी आवाज अच्छे से आ रही है? सभी मुझे सुन पा रहे हैं? यस यस, गुड। अच्छा एक बात बताओ, कौन सी क्लास अच्छी होती है? 3 ऑप्शन है आपके पास, जिसमें बच्चे बहुत सारे प्रश्नों को समझते हैं, उत्तर देते हैं और प्रश्न पूछते हैं। पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, जिसमें टीचर बहुत अच्छे से सारे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, सारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं। ऑप्शन 3, जिसमें टीचर और स्टूडेंट बहुत सारे प्रश्नों को डिस्कस करते हैं और बात को समझने की और समझाने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन 3। ऑप्शन 3। अच्छा, कितने बच्चे कहते हैं कि ऑप्शन 1? ऑप्शन 1 अनुमेगा। ओके, व्हाई? लेट मी नो। नहीं, चैट बॉक्स में मत लिखो, बोलो, अनम्यूट करो और बोलो। मैम शी इज नॉट ऑडिबल। सॉरी, अनुमेगा ऑप्शन 1 क्या कह रहे हो? अनुमेगा बताओ क्या हुआ? ऐसे बोल दिया ऑप्शन 1 बिना सोचे समझे? हैं? अच्छा, लोकेश, यस मैम। कौन सा ऑप्शन सही है? आपने सुना? मैम ये क्या हो रहा है इसमें? ये लो, इन्होंने सुना ही नहीं है क्या हो रहा है इसमें। कितनी देर पहले ज्वाइन किया है? मैम 2 मिनट पहले। तुम तो कभी कभी होते हो तो ही नहीं सुनते हो। तुम जब होते हो ना तो भी नहीं सुनते हो, हैं? और जब तुमको बोलना होता है तो कोई और बोल रहा होता है घर से। इसलिए क्लास बहुत अटेंटिवली अटेंड करनी चाहिए, इसीलिए कहते हैं अटेंडेंस। इफ यू हैव नो अटेंशन, तो किस काम की अटेंडेंस और किस काम की अटेंटिवनेस? कैथरीन, यस मैम। आप थे? आपने सुना मैंने क्या कहा? कौन से 3 ऑप्शन थे? यस मैम। बताओ। मैम ऑप्शन 1 के अलावा सब याद है। सॉरी, क्या? एक बार। मैम ऑप्शन 1 के अलावा 2 और 3 याद है। मुझे आपकी बात क्लियर नहीं हो रही। व्योम, आप बताओ। मैम वो ये बोल रही है कि उसे ऑप्शन 1 को छोड़कर ऑप्शन 2 और 3 क्लियर है। अच्छा, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? मैंने ये पूछा था। मेरा सवाल ये है कि आपके हिसाब से करेक्ट क्या है? मैम मैं बताऊं? यस। मैम मेरे हिसाब से ऑप्शन 3। क्यों? मैम ऑप्शन 3 इसलिए क्योंकि अगर टीचर क्वेश्चन पूछता है और स्टूडेंट उनका आंसर देके और भी कुछ नई नई बातें जो देखी हो या सुनी हो या नेट पे देखी हो, उन्हें सबके साथ शेयर करते हैं। वेरी गुड। यानी जब अकेला टीचर बोलता है, हो सकता है टीचर बहुत इंटेलिजेंट है या कुछ भी है, बट अकेले यदि शिक्षक ही बोलता रहता है, यदि बच्चे ना क्वेश्चन पूछते हैं ना आंसर देते हैं, तो ये वन वे प्रोसेस होती है।
हमें केवल टीचर की ही बातें सुनने में आती हैं और उतना ही हमारा ज्ञान बढ़ता है। लेकिन जब स्टूडेंट्स, और अगर हम दूसरा बोलें कि जहां केवल स्टूडेंट ही बोलते रहते हैं, दे आस्क क्वेश्चन, दे आंसर, तो हो सकता है कुछ बातों में उनको एक क्लियर आंसर चाहिए था जो शायद नहीं आ पाता। तो निस्संदेह जिसको उनसे ज्यादा ज्ञान है, जानकारी है, उसकी राय, उसके सुझाव, उसके आंसर की उनको आवश्यकता होती है। बट तीसरा ऑप्शन, जहां टीचर भी अपने मन की बात रखे, अपने विचार रखे, लेकिन बच्चे उन विचारों से सहमति या असहमति व्यक्त करें और बच्चों के मन से उठकर भी नए नए प्रश्न सामने आए और फिर बच्चों के बीच में से ही तरह तरह के इनोवेटिव आंसर्स सामने आए और फिर उसमें टीचर का जो सजेशन है, जो नॉलेज है, वो ऐड हो जाए। तो निस्संदेह जब स्टूडेंट, टीचर दोनों मिलते हैं, दोनों मिलके बातें करते हैं, दोनों मिलके सब्जेक्ट रिलेटेड बात करते हैं, सब्जेक्ट से हटके भी बात करते हैं, तब वो क्लास कैसी क्लास हो जाती है? प्रॉस्परस। तब वो समृद्ध क्लास होती है, रिच क्लास होती है, क्योंकि जो टीचिंग है इट्स अ ट्राइपोलर प्रोसेस। ट्राइपोलर कैसे? स्टूडेंट, टीचर एंड सिलेबस। हम सेंटर में रखते हैं सिलेबस को और फिर बात करते हैं, लेकिन जब हम पढ़ते हैं, जब हम समझते हैं, तो आप लोग बहुत 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 इंपॉर्टेंट होते हैं। ये क्लास किसके लिए हो रही है? टीचर के लिए, सिलेबस के लिए, या बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए? किसके लिए हम आयोजित कर रहे हैं क्लास? स्टूडेंट है ना, आप बच्चों के लिए ना। और आप ही लोग बोलते नहीं हो, आप ही लोग कैमरा बंद करके, माइक बंद करके बस सुनते रहते हो, ना प्रश्न पूछते हो, ना उत्तर देते हो। तो फिर ये कैसी क्लास हो गई? प्रॉस्पेरस वाली हो गई, अच्छी वाली हो गई, कि बेकार वाली हो गई? बेकार वाली। बेकार वाली हो गई। तो क्या हमारी हिंदी क्लास बेकार वाली क्लास है? नो। नो मैम। आपको अच्छा लगता है जब हम पढ़ते हैं, हम बातें करते हैं? यस हाँ? मैम। तो फिर तो आज से पहली बात क्या प्रॉमिस करेंगे? आप सब अपने मन की बात पूछेंगे, अपने मन की बात कहेंगे, ठीक है? तो हम धीरे धीरे अपने सिलेबस को कंप्लीट करते हुए फाइनल एग्जाम की ओर बढ़ रहे हैं। बढ़ रहे हैं ना? हमने यस मैम। नीलकंठ पाठ का पूरा वाचन कर लिया और बीच बीच में हमने महत्वपूर्ण अंशों को और शब्दों को समझ लिया। आज हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, चर्चा करेंगे, अकेले मैं नहीं बोलूंगी, आप लोग सुनेंगे, समझेंगे। तो एक बार पहले मैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी और जिससे मैं प्रश्न पूछूंगी वही आंसर देगा। सब रेडी हैं? ओके। यस मैम। तो हम प्रश्नोत्तर की चर्चा करें उससे पहले एक बात और, एक रिक्वेस्ट और है आप सबसे। हम लोगों ने महाभारत के कितने चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे क्विज के थ्रू? लेसन इंट्रोडक्शन टू 20। 20। तो प्लीज अब हम लोग 21 से जितने भी चैप्टर बचे हैं अब हम उनको पढ़ेंगे, समझेंगे और हम क्विज प्रिपेयर करेंगे। एम आई राइट? यस मैम। तो सब बच्चे
पहले चैप्टर नंबर 21 से 30 तक अपने अपने घर पे अपने अनुसार पढ़ लीजिए, ठीक है। प्रत्येक चैप्टर में से सभी बच्चे अपने मनपसंद 5-5 प्रश्न निकाल लीजिए, अच्छे अच्छे प्रश्न, है ना। 5-5 क्वेश्चंस आप अपने पास लिख लीजिए कहीं पर, और जैसे ही मैं आपको कहूंगी तो फिर जैसे हमने पहले किया था क्विज प्रिपेयर करेंगे और क्लास में प्रेजेंट करेंगे। मैम क्वेश्चन पीपीटी होगी या ओरल? नहीं, पीपीटी। Ma'am, only 5 questions. बेटा 5 क्वेश्चन फ्रॉम ईच चैप्टर, Yes, ma'am. अंडरस्टूड। Yes, ma'am. अभी आपको पीपीटी नहीं बनानी है, अभी तो आपको पढ़ना है और समझना है, ठीक है। फिर हम बता देंगे कि पीपीटी कब बनानी है और किन चैप्टर्स में से बनानी है। पहले आप पढ़ लीजिए, करेक्ट। तो अगली बार पीपीटी कौन बनाएगा ये भी सोच लीजिए अब की बार के लिए, क्योंकि पिछली बार किसने किया था? व्योम ने और लक्ष्य। मैंने बनाई थी। Ma'am, Lakshne. हाँ, और किसने किया था? लक्ष्य ने, व्योम ने और बस। मैम मैंने भी एक बनाई थी। हाँ, सौम्या ने भी किया था। तो इस बार कौन, हु इज रेडी दिस टाइम? अमे और अनुमेगा। अरे वाह, अमे, अनुमेगा और कैथरीन और आरुष, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मैम लक्ष्य लक्ष्य तो तैयार रहता ही है हमेशा, और देखो व्योम के तो दोनों हाथ उठे हैं। लेकिन ओके, अमे, कैथरीन, अनुमेगा, आरुष, अभी इन 4 बच्चों ने कहा है। तो सबसे पहली बात, इन एडवांस क्लैप फॉर यू ऑल, जिन्होंने आगे बढ़ के काम करने के लिए कहा। आपके कहने से ये मानो कि 80% काम हो गया, ये समझ आ गया कि आप बहुत एक्टिव हो, अवेयर हो, अपनी जिम्मेदारियां, अपने कर्तव्य, अपने दायित्व समझते हो और अपने आप को इम्पोर्टेंट समझते हो। सबसे बड़ी बात, जो अपने आप को इम्पोर्टेंट समझता है वही तो बोलेगा कि आई। अच्छा एक बात और, चलो मेरे को बात अभी वो लगता है कि क्वेश्चन आंसर तो कर ही लेंगे। जब आप कुछ लिखते हो ना इंग्लिश में, आप इंग्लिश में कुछ भी लिखते हो तो जहां पर आई शब्द आता है, जैसे आई एम अ स्टूडेंट, आई स्टडी एट लीस्ट 8 hours इन अ डे, फिर आप बोल रहे हो कहीं पर, फिर आप कॉमा लगा, कहीं पर भी आई जब आता है तो इसे हम स्मॉल बनाते हैं या कैपिटल? कैपिटल। कैपिटल। कैपिटल कैपिटल। क्यों? क्यों? देखो कई बार आपने देखा होगा ना, वाई ओ यू, यू का वाई हम स्मॉल बनाते हैं, स्टार्टिंग में आएगा तब नहीं, अगर इन बिटवीन द सेंटेंस कहीं पर भी यू आता है तो हम क्या करते हैं, यू के वाई को स्मॉल बना देते हैं। THEY, डे के टी को भी हम स्मॉल बना देते हैं। मैम इसका एक तो रीजन है जो इंग्लिश ने खुद से रखा है, इंग्लिश का जो स्टैंडर्ड है उन्होंने रखा है कि आय कभी अकेला नहीं रह सकता, उसको इसलिए उसको कैपिटलाइज किया है। ओके, और मैम शायद से रूल्स के हिसाब से, मैम जैसे कि हिंदी में आपको मैम जैसे कि एक तरह से मैम जैसे हर लैंग्वेज में रूल्स होता है, जैसे कि आप के ऊपर कोई मात्रा वात्रा नहीं लगा सकते, तो शायद से इंग्लिश में भी ऐसा रूल होगा कि अगर आप आई लिखते हो तो उसको कैपिटलाइज करके लिखना। यस, यू आर वेरी करेक्ट। आप उसको सभी अलग से नहीं रख सकते। सॉरी क्या? मैम उसको मतलब वो जो भी इंग्लिश में सब अकेला वर्ड होगा तो उसको हम ऐसे अनकैपिटलाइज नहीं रख सकते कभी भी। ओके, चलो आप सबकी बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल तार्किक है, लॉजिकल है, बट एक और बात है, यदि आप इसको अपने महत्व से समझे तो
आपने सुना होगा ना, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। आज सर ने भी आपको बताया होगा फिट इंडिया में कि यदि मैं फिट हूं तो पूरा भारत फिट हो जाएगा। इफ आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, ईच वन विल टेक केयर ऑफ वन सेल्फ, तो क्या होगा? मान के चलो मेरी क्लास में 44 स्टूडेंट है और मेरे जो 44 स्टूडेंट है ना, सारे बच्चे अपना अपना बड़ा ध्यान रखते हैं, अपने असाइनमेंट को लेकर, अपने होमवर्क को लेकर दे आर वेरी अवेयर। तो क्या होगा? मेरी क्लास बहुत इंटेलिजेंट होगी या नहीं होगी? और यदि मैं डांटती रहूं कि सब ऐसा करो, सब ऐसा करो, सब ऐसा करो, और मेरी बात कोई ना सुने, तो क्या होगा? ओनली आई एम डूइंग एफर्ट्स, ओनली आई एम मेकिंग एफर्ट्स, अदर्स आर नॉट पेइंग अटेंशन। तो आई को कैपिटल लिखने का एक ये भी कारण है कि आई यानी मैं अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम सबसे पहले अपने आप को, मैं को समझते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं, अपने कर्तव्य और अपने दायित्वों को समझते हैं, उनको निभाते हैं, तो पूरा परिवार, पूरा समाज, पूरा शहर, पूरा देश सब स्लोली ग्रेजुअली इंप्रूव करता है। ओके, दैट्स व्हाई मुझे याद आया तो मैंने आपको बताया। इसी तरह से जब हम जीओडी गॉड लिखते हैं, तो जितनी बार भी हम गॉड लिखते हैं, जब जब हम जी लिखते हैं, हम जीओडी गॉड वाला जी कैपिटल बनाते हैं। बनाते हैं या नहीं? और जब हम गॉड के लिए ही HIM हिम लिखते हैं, तो हम H भी कैपिटल बनाते हैं, क्योंकि गॉड इज ओनली वन, क्योंकि ईश्वर एक ही है, वही सर्वव्यापी है। तुम में, मुझ में, सब कुछ में वो ही है। इस वजह से गॉड का जी भी जब भी लिखो तब तक कैपिटल लिखना होगा। ओके, रूल्स है वो, ओके, रूल्स तो है, बट वो नियम भी क्यों बना? क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं अत्यंत महत्वपूर्ण है, ईश्वर अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस वजह से आई और गॉड हमेशा कैपिटल लेटर से आरंभ होते हैं अंग्रेजी में। क्लियर? तो once again I would like to thank and appreciate and bless all the student, और खास तौर से उनको जो आगे बढ़ के जल्दी से इनिशिएटिव लेते हैं। एंड आई होप कि सारे बच्चे, सभी बच्चे बराबर से आगे आगे काम करने की, दायित्वों को लेने की कोशिश करें। डन? तो ओके, अभी आप चैप्टर 21 से लेकर अगले करीबन 30 चैप्टर महाभारत की रीडिंग कर लीजिए। एक दिन में 2-2 चैप्टर पढ़ लीजिए, प्रत्येक चैप्टर के 5-5 क्वेश्चन लिख लीजिए। एक दिन में 2 चैप्टर, यानी आज है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, टिल फ्राइडे इट विल बी कंप्लीटेड, राइट? नेक्स्ट मंडे, अगले सोमवार को वील हेल्ड क्विज, और वेडनेसडे को हम आपको बता देंगे कि किन चैप्टर्स में से आप प्रिपेयर कीजिए। क्लियर? क्लियर इंस्ट्रक्शन? गुड, डन। चलो अब हम पाठ नीलकंठ के प्रश्नों को और उनके मजेदार उत्तरों को देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। और जो समझ नहीं आएगा प्लीज पूछिए। स्क्रीन विजिबल है बेटा? यस मैम। गुड। देखो, आपको दिख रहा है पहला प्रश्न क्या है? मोर मोरनी के नाम
किस आधार पर रखे गए? मैम क्या आंसर मैं बताऊं? बिल्कुल बताओ, पढ़ो, सामने ही पढ़ लो। मैम मैंने अपने आप से लिखा है। अच्छा बताओ। नीलम ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा। वेरी गुड अनुमेय। मोर की मैम टू स्पीक माइंड। मैम मतलब मैं भी अपने मन से बोल सकता हूँ क्या? वाओ, वेरी गुड, प्लीज बोलिए। यस मैम। नो, हम इसको हटाई देते हैं, रुक जाओ, अब बोलो चलो। मैम सेकंड क्वेश्चन। नहीं, पहले जो आप बता रहे थे बोलो। मैम फर्स्ट क्वेश्चन का मेरा मन से। मैम मोर और मोरनी के नाम उनके उनके रूप और गुणों के नाम पर रखे गए हैं। मोर के गर्दन नीला चमक नीला होता है, इसलिए उसका नाम नीलकंठ रखा गया है। मोरनी सदा नीलकंठ के आसपास राधा के जैसे घूमती रहती है, इसीलिए उसका नाम राधा रखा गया है। वेरी गुड। बस आपने एक गलती की, नीला नहीं, नीली। मोर की गर्दन, क्योंकि वो गर्दन है ना, मोर की गर्दन नीली चमक वाली थी, नीली और चमक वाली थी, ऐसे कह सकते हो आप। अब अपना सेंटेंस रिपीट करो एक बार। यस मैम। मोर और मोरनी के नाम उनके रूप गुणों के नाम पर रखे गए हैं। गुणों मोर के बेटा गुणों के नाम नहीं, गुणों के आधार पर रखे गए हैं, उसको गुणों करेक्ट। के आधार पर रखे गए हैं। मोर की गर्दन नीली होती है, इसलिए उसका नाम नीलकंठ रखा गया। गुड, मोरनी सदा नीलकंठ के आसपास राधा के समान घूमती रहती है, इस कारण से उसका नाम राधा रखा गया। वेरी गुड, अब पूरी तरह से करेक्ट। ओके, सॉरी। अच्छा अभी बताओ, ऐसा कोई बच्चा तो नहीं जिसको ये प्रश्न का उत्तर समझ में नहीं आया हो? मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए? मोर की गर्दन नीली थी, इसलिए उसका नाम रखा गया नीलकंठ, जबकि मोरनी मोर के साथ साथ रहती थी, अतः उसका नाम राधा रखा गया। क्लियर? यस मैम। मैम मैं सेकंड क्वेश्चन का आंसर दूं? बिल्कुल, मैंने खुद से लिखा है। वेरी गुड। जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोरनी के बच्चों का किस प्रकार स्वागत हुआ? लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटरगू गुटरगू की रागिनी अलापने लगे। हाँ, बड़े खरगोश अलापने लगे। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम से बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। उनकी गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने। और एक जगह आपने बोला था गंभीर भाव से निरीक्षण करने लगे, है ना? वो शब्द है निरीक्षण। यस मैम। तो एक बार फिर से सुन लीजिए। Yes, ma'am. मोर के शावकों को यानी बच्चों को जब जाली घर के बड़े घर में पहुंचाया गया तो दोनों का स्वागत ऐसे किया गया जैसे नए दूल्हा दुल्हन या नई बहू घर में आती है ना? लक्का कबूतर नाचना छोड़ के उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटरगूम करने लगा। बड़े खरगोश गंभीर भाव से बैठकर उन्हें बड़े ध्यान से देखने लगे। छोटे छोटे खरगोश उनके आसपास उछल कूद मचाने लगे। तोते एक आंख बंद करके उन्हें बड़े गौर से देखने की कोशिश करने लगी। क्लियर? किसी को नहीं समझ आया हो तो मुझे कहिएगा, आई विल रिपीट फॉर यू। चलो वेरी गुड। अब अगला प्रश्न है, लेखिका को नीलकंठ की कौन सी बातें, कौन सी हरकतें
कौन सी चेष्टाएं बड़ी अच्छी लगती थी? भाती थी मन अच्छी। मैम क्या मैम मैं करूँ? हाँ, पहले पहले जिसकी आवाज आई है तो मैम लोकेश का मतलब यस मैम। सॉरी, पहले लोकेश की आवाज आई है ना? मैम क्वेश्चन के साथ पढ़ना है। नहीं, डायरेक्ट आंसर पढ़िए। नीलकंठ देखने में बहुत सुंदर था, वैसे तो उसकी हर चेष्टा ही अपने आप में आकर्ष थी, लेकिन महादेवी को निम्र चेष्टाएं अत्यधिक भाती थी। गर्दन नीची करके देखना, विशेष भंगिमा के साथ गर्दन नीची कर दाना चुगना, पानी पीना, गर्दन को टेढ़ी करके शब्द सुनना, मेघों की गर्जन, ताल पर उसका इंद्रधनुष के गुच्छे गुच्छे जैसे गच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर तन्मय सुन नृत्य करना, महादेवी के साथ साथ हाथों से होले होले चने उठाकर खाना, महादेवी के सामने पंख फैलाकर खड़े होना। वेरी गुड। तो यहाँ महादेवी किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? लेखिका के लिए, है ना? पाठ की लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा। तो उनको नीलकंठ की कौन कौन सी बातें अच्छी लगती थी? जब वो गर्दन ऊंची करके देखता था और बड़े स्टाइल से विशेष भंगिमा के साथ गर्दन नीची करके दाना चुगता था या खाता था, पानी उसका पानी पीने का तरीका, गर्दन को टेढ़ी करके कोई बात सुनने की कोशिश करना, मेघों की गर्जन यानी जब बादल गरजते थे तब वो अपने इंद्रधनुष के रंग जैसे सुंदर पंखों को मंडलाकार बनाकर तन्मय होकर लीन होकर नृत्य करता था, महादेवी के हाथों से धीमे धीमे चने उठाकर खाता था और लेखिका के सामने पंख फैलाकर खड़ा हो जाता था, यानी यह बताता था कि वो बहुत खुश है। लेखिका को देखकर वो बहुत खुश हो जाता था। ओके, क्लियर? मैम इसमें एक दो पॉइंट और जोड़ सकते हैं। बताइए, जोड़िए। सुकुमारता, सौंदर्य और लेखिका के हाथ से हौले हौले दाना चुगना। वो तो हो गया, ये तो हो गया ना, लेखिका के हाथ से दाना चुगना। तो आपने जो एक और बोला उसको पहले ही जोड़ सकते हो कि नीलकंठ बहुत सुंदर था और सुकुमार, है ना? बहुत सुंदर और सुकुमारता से भरा हुआ था। फिर बाकी क्या बोल देना, ठीक है? गुड, ओके। अब प्रश्न 4, इस आनंदोत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा? ये बात किस घटना की ओर इशारा करती है या ये वाक्य किस घटना की ओर संकेत कर रहा है? मैम कैन आई आंसर? यस हमें। मैम इस आनंदोत्सव की रंगनी में बेमेल स्वर बज उठा उस घटना की ओर संकेत करता है जब लेखिका बड़े मियाँ की दुकान से एक और मोरनी लाई उन्होंने मोरनी का नाम कुब्जा रखा। मैं लेफ्ट द मीटिंग। ऑडिबल नहीं है, मैं आंसर दे दूं एक? ओके, श्योर, प्लीज कंटिन्यू। नो मैम। यस मैम। इस वाक्य का मतलब कुब्जा के आ जाने पर जादूगर का माहौल बिगड़ गया। कुब्जा किसी को नीलकंठ के पास नहीं आने देती थी। उसने राधा के अंडे फोड़ दिए और नीलकंठ की मृत्यु हो गई। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब सारे पक्षी
मिलकर साथ साथ रहते थे, तो चारों ओर आनंद था, खुशियां थी। लेकिन कुब्जा ने अपने स्वभाव से क्या किया, सारे वातावरण को दुखमय और कोलाहल से परिपूर्ण कर दिया। क्लियर? यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अगला प्रश्न। बसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था? मैम मैं बताऊं? मैम मैं ओके ओके ओके, चलो जिसने पहले मैं बोला, मैम मैंने मैम को ईमानदारी से मतलब चलो शुरू करो। यस मैम। मैंने पहले बोला था। एक मिनट, ये मैं कौन? एक तो अनुमेघा, मैम और मैम मैंने बोला था। अनुमेघा और यस मैम मैं बोल रहा कैथरीन। आंसर मैम। यस, पहले अनुमेघा की आवाज आई थी तो पहले अनुमेघा को बोलने दो, फिर नीलकंठ कैथरीन। ओके कैथरीन, फिर आप आंसर कर देना। यस यस मैम। नीलकंठ को फलों वृक्षों से ज्यादा उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष पसंद थे। वसंत के समय जब आम के वृक्ष मंजरियों से लद जाते थे, अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाता था, तब उसे बाहर छोड़ना पड़ता था। ऐसे में उसे आप कह सकते हो कि उसे बाहर जाना बहुत अच्छा लगता था, है ना? इस वजह से ही लेखिका ने क्या किया था, फिर क्या किया था बताओ? याद है किसी को? पहले जब वो लेखिका ने उसे जाली घर में घुसा दिया था, पर वो मतलब मैम वो अंदर रह नहीं पा रहा था, इसलिए उसे छोड़ना पड़ा। उसे उसको जहां जाना अच्छा लगता था वो जाने देती थी, क्योंकि वो एक एक लिमिटेड दायरे के बाहर वो जाता भी नहीं था, है ना? जब बसंत ऋतु में आम के वृक्ष सुनहरी मंजरियों से लद जाते थे, अशोक के वृक्ष पर नए नए पत्ते आ जाते थे, तब नीलकंठ को जाली घर में बंद रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उसका मन करता था कि वो बाहर जाए और प्रकृति का आनंद ले। वह बसंत ऋतु में किसी बंदी घर में रहना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष बड़े अच्छे लगते थे। ठीक है, क्लियर? ओके चलो अगला वाला आंसर कैथरीन पढ़ो। मैम मैं आए। यस कैथरीन, मैम। एज आई प्रॉमिस जालीगढ़ में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे के मित्र बन गए थे, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव क्यों नहीं हो पाया? आंसर पढ़ो। यस मैम। कुब्जा स्वभाव से ही ईसाई प्रवृत्ति की थी। इसके विपरीत जालीघर के सभी पशु पक्षी मिलनसार स्वभाव के थे। उनमें आपसी प्रेम था, परंतु स्वभाव में ईर्ष्यालु कुब्जा को ये पसंद न था। वह सबको हमेशा प्रताड़ित करती थी। उसका मुख्य उद्देश्य सबको नीलकंठ से दूर रखना था। वह नहीं चाहती कि नीलकंठ के पास कोई भी आए, इसके लिए उसने सभी पशु पक्षियों को अपने चोंच से घायल किया हुआ था। यहाँ तक कि उसने राधा को घायल कर उसके अंडों को नष्ट कर दिया। इसके कारण सब उससे दूर रहते थे, यहाँ तक कि नीलकंठ भी उससे डर के मारे भागने लगा था। वेरी गुड, करेक्ट। समझ आ गया सभी को? सबको समझ आया बेटा? यस मैम। वेरी गुड। यस मैम। चलो अब प्रश्न नंबर 7। नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को ओके यस मैम। पढ़े। नीलकंठ ने जब देखा कि खरगोश सांप के मुंह में है, तब उसने समझदारी दिखा के सांप के मुंह पे अपना पंजा रख लिया था और उसे अधमरा कर दिया था, जिससे खरगोश सब बाहर निकल गया था। उस समय नीलकंठ ने उस पर वार किया और उसके बाद उसने खरगोश के बच्चे को
और उसी समय राधा ने एक आवाज लगाकर बाकी पशुओं को सतर्क कर दिया था। गुड। तो ये तो ऐसा हो गया कि नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को कैसे सांप के मुंह से बचाया। इसी में आगे कंटिन्यू कर रहे हो कि इस घटना से आपको नीलकंठ के स्वभाव की कौन सी विशेषताएं पता चली? मैम कैन आई आंसर? यस। मैम उसकी इस घटना से नीलकंठ की साहसी और वीर तथा दूसरों की रक्षा करने जैसी स्वाभाविक विशेषताओं का पता चलता है। आप कह सकते हैं कि आपने कहा बिल्कुल सही है। आप ये भी कह सकते हैं कि वो बहुत अलर्ट था, सतर्क था। वो तो जाली करके ऊंचे झूले पर सोया हुआ था, है ना? लेकिन अचानक से मतलब सोचो वो सो रहा था, फिर भी उसको पता चला कि खरगोश कष्ट में है। उसने खरगोश की जो कराह थी, कराह का मतलब होता है दबी हुई चीख, क्योंकि वो तो सांप के मुंह में था तो खरगोश चीख भी नहीं पा रहा था। उसके बाद भी नीलकंठ ने सुन लिया उसकी उस दर्द भरी आवाज को और वो झूले से नीचे उतर आया। वीर था नीलकंठ, बहुत वीर है। अकेले ही उसने सांप से लड़ाई ली और सांप के दो खंड करके खरगोश को बचाया। एक कुशल संरक्षक है, सबकी रक्षा करने वाला है वो। खरगोश को मृत्यु के मुंह से बचाकर उसने सिद्ध कर दिया कि वह सबकी रक्षा करने में निपुण है। वो किसी से नहीं डरता और उसके साथ रहने वाले सभी प्राणियों की वो रक्षा करता है, सबको प्यार करता है। ठीक है, क्लियर बेटा? भाषा की बात क्या? करना है, अब भाषा अब की आप बात पहले ये करना ध्यान है। से सुनो जो मैं बता रही हूँ आपको, ये एक्स्ट्रा है। ठीक है, क्या यहाँ पे आपको जानकारी है, ये जो पूरा पाठ है ना बेटा, ये एक रेखा चित्र है। आप में से कोई जानता है रेखा चित्र किसे कहते हैं? पता है किसी को या नहीं पता? ये बता। नो मैम। एक्स्ट्रा वाला कॉपी में लिखना। क्या? मैम एक्स्ट्रा किसी वाला की कॉपी में बायोग्राफी। लिखना। आप पहले मेरी बात सुनो, उसके बाद कोई क्वेश्चन पूछना। पहले मैंने जो पूछा है उस बात का जवाब दो कि रेखा चित्र क्या बायोग्राफी। आप जानते हो? नहीं, नो बायोग्राफी, नो ऑटोबायोग्राफी। इसको बोलते हैं वर्ड स्केच, WORDSKETCH, वर्ड स्केच। इसका मतलब होता है जब कोई रचनाकार, जब कोई लेखक, जब कोई कवि, जब कोई साहित्यकार अपने शब्दों से चित्र बनाने की कोशिश करता है। आप सुन लीजिए, रेखा चित्र एक सीधी कहानी न होकर जीवन के कुछ अंशों को प्रस्तुत करती है। यह एक मतलब कहानी तो होती है, लेकिन इसमें घटनाओं का समावेश होता है। लिखने वाला इतने भावात्मक और संवेदनात्मक तरीके से अपनी बात को लिखता है, ऐसा लगता है मानो वो दृश्य हमारी आंखों के सामने उपस्थित हो गया। समझ आ रहा है? शब्दों के माध्यम से जब लेखक या लेखिका या कवि हमारे समक्ष, हमारे मन में किसी कहानी से जुड़े हुए चित्रों को बनाने का प्रयास करते हैं तो वो रेखा चित्र कहलाता है। क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? तो यस मैम। मेन क्वेश्चन हो गए, मेन क्वेश्चन हो गए। और रेखा चित्र किसे कहते हैं ये बात आपके सामने आई। तो अभी भी ऐसा कोई स्टूडेंट जिसको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो या कोई एक आध प्रश्न नहीं समझ में आया हो? सबको सब समझ आ गया? यस मैम। सौम्या कुछ पूछना है? नो मैम। क्लियर हुआ बेटा? यस मैम। वेरी गुड। तो अब आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे, ठीक है? जो चैप्टर में दिए हैं ना वही लिख लीजिए अभी। लेकिन ये ध्यान रखिए, जरूरी नहीं है कि वही प्रश्न आए जो आपने किताब में से देख के लिखे हैं।
चैप्टर के आधार पे हम आपको क्वेश्चन बनाकर भी दे सकते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए मैं अभी एक क्वेश्चन आपको बोलूं कि नीलकंठ पाठ को पढ़ने के बाद मोर से जुड़ी हुई ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको प्रभावित करती हैं या जिन्हें आप बताना चाहते हैं या डिस्कस करना चाहते हैं। मोर नहीं, अभी आंसर नहीं देना, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। तो कुछ भी प्रश्न हो सकता है, या फिर ये कि जैसे आपने पूछा ही था कि वर्षा ऋतु के आने से पूर्व ही मोर अपनी प्रसन्नता क्यों व्यक्त करने लगते हैं। वर्षा ऋतु जब होती है तो मोर अपने पंखों को फैलाकर नृत्य क्यों करने लगते हैं। ऐसे कुछ भी प्रश्न हो सकता है। मोर को राष्ट्रीय पक्षी क्यों कहा जाता है, नीलकंठ पाठ के आधार पर बताइए। इस तरह से कुछ भी प्रश्न हो सकता है। क्लियर? या नीलकंठ बहुत सुंदर, निडर, वीर, साहसी और सबका प्रिय था। कैसे? स्पष्ट कीजिए। इस तरह से प्रश्न बना के दिए जा सकते हैं, राइट। तो चैप्टर को रटने की अपेक्षा समझिए और प्रश्न उत्तर लिख लीजिए। क्लियर? चलो, जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज, गेट रेडी फॉर शांति पाठ। शांति शांति शांति। साई राम साई राम। साई राम। राम नाम।